बैक नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ब्रेक से पहले का जो सेगमेंट है वो पसंद आया होगा। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे तफसीरन गुफ्तगू करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से कि किन किन मराहिल से जो है वो इंसान गुजरता है और किस तरह जो है वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उनको जो है वो रिज़ॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ज़फ़र साहब, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है तो हम ज़रा अपने गेस्ट से ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रूटीन क्या है, वो किस तरह अपना दिन का आगाज़ करते हैं। आपकी कोई एक सेट पैटर्न है या आप बस सुबह जो है वो जल्द अज जल्द काम पे निकलने की कोशिश करते हैं? ये एक रूटीन लाइफ होती है कि सुबह ऑफिस के बाद फिर घर और फिर दीगर जिम्मेदारियाँ जो होती हैं हर आम इंसान की, उसी तरह ज़िंदगी गुजर रही होती है। अच्छा, आज क्योंकि हमारा टॉपिक अज़दवाजी ज़िंदगी पर है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आइडियल क्या होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? अगर आप वो एक हमारे लिए विविड सी एक पिक्चर पेंट कर दें। आइडियल ताल्लुकात में तो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, मिजाज डिफरेंट होता है, बाज़ का पर्सनैलिटी के साथ साथ पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ होती है। तो अज़दवाजी ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है एडजस्टमेंट करना और कंप्रोमाइज़ करना। ओके। क्योंकि आप किसी इंसान की नेचर को चेंज नहीं कर सकते और एक इंसान के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका रिलेशनशिप आइडियल रहता है। अच्छा, इसमें ताल्लुकात ख़राब कहाँ होना शुरू हो जाते हैं? आप अपनी प्रैक्टिस में ये देखते होंगे। कोई हमें ज़रा अहम पॉइंट्स बताएं कि ये जब मौका होता है तो यहाँ पर जो है वो ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आजकल एक तो जो चीज़ मौजूदा दौर में देखने में मटीरियलिज़म का एक कॉन्सेप्ट हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा आ गया है। हम रिश्ते में इंसान से पहले उसकी वैल्यू देखते हैं कि ये क्या कमा रहा है, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ें हैं। इस चीज़ में हम जो इंसान है जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है उसको इग्नोर कर जाते हैं कि वो कैसा इंसान है, उसकी नेचर कैसी है, उसका मिजाज कैसा है। हम सिर्फ उसकी जायदाद या उसकी जॉब या उसकी सैलरी को देख के शादी कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जब शादी करते हैं और उस शख्स की नेचर के साथ जब हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके मिजाज के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो फिर हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो दूसरा एक्सपेक्टेशंस का लेवल होता है कि बाज़ लड़का लड़की की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे होते तो वो चीज़ें भी फिर मसाइल का बायस बनती हैं। अच्छा, अभी आपने जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। फिर इसी तरह आज के दौर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है फाइनेंशियल इश्यूज़। ठीक है। जो है हर रिलेशन में, ख़ासतौर पे मैरिटल रिलेशंस में भी जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के एक उतार चढ़ाव का हिस्सा होते हैं। तो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं वो उन फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे होते। ठीक। या वो पहले उन्होंने कुछ और दिखाया होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और बाद में जब रियलिटी सामने आती है तो वो चीज़ फिर उनके लिए मसाइल का बायस बनती है। ठीक, अभी आपने बात की कि जब रिश्ता अज़दवाज में बनने से पहले जब हम रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं तो हमारा जो है वो प्राइम फोकस जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन पे होता है। जी। क्या फाइनेंशियल सिचुएशन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आखिर घर चलाना है उस शख्स ने, उसने ख्याल रखना है, पूरी फैमिली आगे उसने बढ़ानी है। जी जी। किस प्राइम फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन सारा फोकस ही फाइनेंस नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, जिस शख्स के फाइनेंस आपके पास कैसे आएगा, उस शख्स के जरिए आएगा ना जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। तो पहले फर्द है फिर फाइनेंस है। तो पहले हमें फर्द को देखना है और फाइनेंस तो फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट में आता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अब अगर आप कुरान पाक का मुताला करें, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग निकाह करो। अगर निकाह करने वाले मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से गनी कर देगा। जी। ठीक है। तो इनके फाइनेंस जो है वो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल से इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना, दीन हमारा बड़ा एक जामे प्लान देता है। दीन हमें सब सिखाता है कि आपने कुफ देखना है, बराबरी देखनी है, फिर आपने देखना है कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, खूबसूरती देखनी है, उसके बाद आपने फैसला करना है। इसमें अच्छा फाइनेंस में भी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फैसिलिटीज कितनी दे सकते हैं। ठीक है। फाइनेंस में हम ये देखेंगे हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकती है नहीं। पहली चीज नीड होती है, हम नीड से ज्यादा फैसिलिटीज पे फोकस कर रहे होते हैं और फैसिलिटीज को ही नीड बना लेते हैं। जब वो फैसिलिटीज पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि वो हम मीट नहीं कर पा रहे। मिसाल आपकी बेसिक नीड्स क्या है? खाना है, कपड़े हैं, रहने के लिए जगह चाहिए आपको, छोटी मोटी मसाइल हैं उनको डील करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। इतना तो हर इंसान कर ही लेता है। इससे ज़्यादा तो फिर आपकी आसाइशों में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो हम ज़रूरियात से ज़्यादा आसाइशों को फोकस कर रहे होते हैं और वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं आसाइशों में, तो वो फिर मसाइल का शिकार हो जाती है। अच्छा, अब ये हमने एक मेल के लिए ये चीज़ें देख ली।
फीमेल के लिए क्या देखने की ज़रूरत है जब कोई इस तरफ से अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहा है तो? इसमें भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें भी खासतौर पर ज़ाहिर पर्सनैलिटी तो मेल फीमेल दोनों में ही होती है। तो उनकी भी नेचर के बारे में कि उनका मिजाज कैसा है, पसंद नापसंद क्या है, ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ वैसे तो फीमेल्स को, पहले हमारी फीमेल्स होती थी, उनको सिखाया जाता था कि एडजस्ट करना है। फीमेल्स जो है, जो भी शादी है, जो भी मैरिटल रिलेशन है, उसमें एडजस्ट करना है। लेकिन अब जो है वो फीमेल्स में एडजस्टमेंट की एबिलिटी कम होती जा रही है। ये चीज़ भी जो है वो ईमेल्स की तरफ से जो है वो ईगो क्लैशेस होना, गुस्से का तेज होना। जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल की है एडजस्ट करना, या मेल के भी तो कॉम्प्रोमाइज करना है ना? दोनों की होती है। जब तक दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर सिर्फ एक फर्द कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो रिश्ता चलेगा तो सही, लेकिन उसमें पायदारी नहीं होगी, उसमें एक जो है जज्बाती हम आहंगी नहीं होगी, वो चीज़ें कम होती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आफ्ताब मुजफ्फरगढ़ से। जी आफ्ताब, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिएगा। सर, तीन चार माह पहले ना मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना। ठीक है। तो ना मतलब कि उनके हस्बैंड मतलब तौर में पता चला कि नशावर इंसान है। अच्छा। नशा उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर भी मतलब क्या ज़हनी दबाव परेशान रहती हैं वो। उसका क्या हाल है? मतलब अब सारे मामलात भी ठीक हो गए हैं, फिर भी परेशान रहती हैं। ठीक है, आपकी जो सिस्टर है वो परेशान रहती हैं? जी जी, परेशान रहती है। ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूँ। जी सर, बताइएगा। जी बेशक, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए था कि रिश्ता करने से पहले ही देखना चाहिए था कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है फ़र्द के अंदर। लेकिन हमारे यही होता है कि हम लोग सिर्फ अपनी बरादरी बेस पे या अपना है बच्चा, तो इस बेस पे हम ऐसे लोगों को भी रिश्ता दे देते हैं जो कि नशा करते हैं या किसी कोई काम वगैरह नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने नशा तो छोड़ दिया है, लेकिन वो क्योंकि अब इनकी जो सिस्टर है वो काफ़ी अरसे से एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रही हैं। बिल्कुल सही है। तो अब वो हो सकता है अब उन्हें ये देखना कि उन्हें स्ट्रेस किस हवाले से, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से, बेशक हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या पता मौजूद हो, उस वजह से परेशान हो, या अगर वो नहीं भी हैं तो वो इतने अरसे से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रही हैं तो वो उनका एक मोड डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। वो लाशोरी तौर पे जो है वो खुद को हर वक्त परेशान रखती हैं। अच्छा, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर इंतखाब उन्होंने किस डॉक्टर का करना है, साइकोलॉजिस्ट का करना है या साइकाइट्रिस्ट का करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन? जी, इसमें बेसिकली तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि अगर इनकी कंडीशन सीवियर है और इनको साथ मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट को साथ इन्वॉल्व करे। ओके। अच्छा सर, अब जैसे हमने रिश्ते के इंतखाब की बात की, ये अरेंज मैरिज के सिनेरियो की हम बात कर रहे थे। कुछ लोग पसंद की शादी भी करते हैं, लव मैरिजेस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में जो ताल्लुकात जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, वो अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा होते हैं या लव मैरिजेस में जो है वो मुश्किलात का सामना आता है? जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक तो हमारे कल्चर में लव मैरिजेस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लव मैरिज में फ़र्द फैमिली या सोसाइटी से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रहा होता है, तो सोसाइटी या फैमिली की सपोर्ट बैकअप पे नहीं होती। अरेंज मैरिज में होता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई इशू हो भी जाए तो फैमिली पीछे सपोर्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है या मामलात को हल करने की कोशिश करती है। लव मैरिज में वो फैमिली पीछे सपोर्ट नहीं दे रही होती, वो कहते हैं कि इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया था तो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करें। तो वो एक तन्हाई का एहसास जो है वो उनमें, और फिर दूसरे जब दरमियान में कोई शख्स समझाने वाला नहीं होता, मामलात को हैंडल करने के लिए उनकी हेल्प करने वाला या गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ठीक। आइडियल एज गैप कितना होना चाहिए एक फ़ीमेल और मेल के रिलेशनशिप में, या बराबरी होनी चाहिए? इस हवाले से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। जहाँ पे आपकी मेंटल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आप कर सकते हैं। मेंटल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को ज़रा डिफाइन कीजिएगा। व्हाट इज़ मेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग? इमोशनल मेंटल अंडरस्टैंडिंग से मुराद है कि आपकी जो थॉट हैं वो सिमिलर हों, आपके इंटरेस्ट सिमिलर हों। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से मतलब कि आप एक दूसरे को समझते हो। ठीक है। कि एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हो, एक दूसरे को समझते हो कि किस वक्त एक दूसरे के नीड्स का एहसास हो जाए। ठीक है। अक्सर बहुत सारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स की रीज़न ये होती है कि फ़ीमेल्स की नॉर्मली डिमांड ये होती है कि मेरे हस्बैंड को या जो है मेरे जो सरबराह है उसको मेरे कहे बगैर मेरी बातों का पता चल जाए, या वो इतना मुझे समझता हो कि मैं कहूँ भी ना और उसको अंदाज़ा हो जाए। तो लेकिन मेल्स के जो है ना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती नेचुरली। एक ये है कि मेल इतना डीपली चीज़ों को इमोशनली नहीं देखता जितना कि फीमेल्स देखती हैं। ना ही उन्हें डेट्स याद रहती है, ना ही उन्हें डेट्स याद रहती है, बर्थडेज भूल जाते हैं, ये चीज़ें। तो वो चीज़ें फिर उनको थोड़ा सा ना एक्सपेक्टेशन लेवल फीमेल्स का डिस्टर्ब होता है। तो ये फीमेल्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि मेल्स की भी एक नेचर होती है, उनका माइंड ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है।
हालांकि फीमेल्स में ये होता है कि वो हस्बैंड की बातों को बगैर बताए समझ लेती हैं, ठीक है, लेकिन हस्बैंड अक्सर जो है वो नहीं समझ पाते। तो उसकी रीज़न ये होता है कि मेल्स नॉर्मली प्रैक्टिकल होते हैं और फीमेल्स जो है वो इमोशनल एस्पेक्ट उनका ज़्यादा होता है। तो इसी का कॉम्बिनेशन हमें बना के जो है वो चलना होता है रिलेशन। सर अब हमने ये एक तय कर लिया कि हमने किस तरह के जो है वो रिश्ता कब किस तरह का ढूंढना है, और जब अब शादी हो गई है इसके बाद मियाँ बीवी को अपना रिलेशनशिप, आपने कहा कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो मसाइल ख़राब कहाँ होना शुरू हो जाते हैं, गलतफहमियाँ कहाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, शक कहा जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है वहाँ पर वो पैदा होना शुरू हो जाता है, तो इन फिर मसाइल से किस तरह निपटना? अर्ली जो मैरिज होती है वहाँ से ज़रा हमें लेके चलिए। असल में जो शादी होती है ना ये एक ज़िंदगी भर का साथ होता है, और इसमें जो शख्स जहाँ अपने ज़िंदगी भर साथ निभाना हो तो वहाँ पे सच्चाई बुनियाद होनी चाहिए। जब आप चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारे रिलेशंस में मैंने ऐसे देखा कि उन्होंने अपना पास्ट छुपाया, अच्छा, कुछ फीमेल्स ने छुपाया, कुछ हस्बैंड ने छुपाया, तो जब वो सामने आई बातें तो वो फिर उनके दरमियान क्लैशेस जो है वो डेवलप हुए। तो ठीक है, एक पास्ट लाइफ हर इंसान की होती है, अच्छी या बुरी, वो हर तरह की होती है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आपको लगे कि मेरी लाइफ का ये एस्पेक्ट मेरी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट डाल सकता है, या मेरे हस्बैंड को ये बात पता चल गई, या मेरी वाइफ को ये बात पता चली, तो हमारा रिलेशन इफेक्ट हो सकता है, वो पहले बता देनी चाहिए। ठीक है, ये एज अ साइकोलॉजिस्ट आप एडवाइस कर रहे हैं? एज अ साइकोलॉजिस्ट में हमारा दीन इस पे कहता है कि अगर आपका कोई पास की कोई गलती है या कुछ है तो आपने उस पर पर्दा डाला, अल्लाह ताला से आपने माफ़ी मांग ली, ना हस्बैंड को खुरे देना चाहिए और ना फीमेल को खुरे, वाइफ को खुरे देना चाहिए। तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि आपने बता देना, हो सकता है वो शक पैदा हो जाए, लेकिन बताने से जरूरी नहीं कि हर बात बताए। जहां आपको, मैंने कहा कि जहां आपको फील हो कि अगर ये बात बाहर आ सकती है और मेरे हस्बैंड को पता चल जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है, वो चीज़ जो है, ठीक है, जहां आपको लगे, ठीक है, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट किस तरह पैदा किया जा सकता है एक रिलेशनशिप में? जैसे आप बात कर रहे हैं कि मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है, मैंने जैसे सवाल किया कि शक पैदा हो जाता है कि अगर आपने कोई बात की थी, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, बहरहाल मर्द जो है वो बाहर जा रहा है, फीमेल कुछ वर्किंग होती हैं वो बाहर जाती हैं, तो वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो किस तरह बिल्ड किया जाए? आज के दौर में जो ट्रस्ट फैक्टर को इफेक्ट करने वाली सबसे अहम चीज़ है वो मोबाइल है जी, सोशल मीडिया। और ट्रस्ट वहाँ डिस्टर्ब होता है जहाँ पे हस्बैंड या दोनों या कोई एक अपने मोबाइल को लॉक लगा के रखते हैं और अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को शेयर नहीं करते, तो वो तो ट्रस्ट को वहीं पे जो है वो डैमेज कर देता है। ठीक है साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़दवाजी ताल्लुकात पे, हमने देखा कि किस तरह रिश्ता जो है वो ढूंढने से पहले के क्या मराइल हैं। अब हम शादी जो हो गई है कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होनी चाहिए, अगर मिसट्रस्ट पैदा हो गया है रिश्ते में तो उसको हमने अब किस तरह जो है वो उसका ख्याल रखना है? काउंसलिंग पे जाने से पहले मियाँ बीवी किस तरह अपने ताल्लुकात को जो है बेहतर कर सकते हैं? जो भी क्लैशेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है, सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होता है या जो गैप बढ़ता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने का होता है, या कम्युनिकेशन ना करने का होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, टॉपिक्स पे बात करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का जो एक स्किल्स हैं वो भी नहीं होती, हमारे अक्सर लोगों को सिखाई नहीं जाती। तो बात करते हैं शख्स की नीयत सही होती है, इरादा सही होता है, वो बात भी सही कर रहा होता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा होता है कि दूसरा शख्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने बात की कि अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू इसको बेहतर करना है। अगर किसी शख्स के अंदर एक खुदादाती एक सलाहियत नहीं है, वो अपने इमोशंस को उस तरह नहीं बयान कर सकता, तो फिर उसने वो उसका मुकाबला किस तरह करना है? दूसरे पार्टनर ने उसको किस तरह मोटिवेट करने का, यार आप अपने बारे में बताओ, अगर कोई मसला है तो बताएं। दरअसल हमारे कल्चर में तो ये ट्रेंड नहीं है। यूरोपियन कल्चर और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया, मलाइशिया, यूएई वगैरह में अब प्री मैरिटल काउंसलिंग का जो है वो कोर्सेज लाजमी करार दे दिए गए कि शादी से पहले जो है वो उन्होंने सेंटर्स बनाए, वहाँ जाते हैं, वो आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, एक दूसरे को किस तरह से समझना है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स की वजह और तलाक की वजह है वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है और एक दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से जो है वो काउंसलिंग करें कि अगर आपसे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा तो आप उनसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स लें, कम्युनिकेशन की स्किल्स लें, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से रिलेशन को आगे बढ़ा सर बिल्कुल, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप इसमें कोई अपना पैगाम देना चाहें कि काउंसलिंग के हवाले से लोग अभी भी उसको टैबू समझते हैं, लोग नहीं जाना चाहते, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा नाजरीन से, फिर मैं आपसे रुखसत लूँगा। कि टैबू हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है। आजकल तो वैसे एजुकेटेड लोग हैं, तमाम लोग अक्सर जो है वो उन्हें पता है इस चीज़ का, तो उन्हें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए बल्कि उन्हें काउंसलिंग की तरफ आना चाहिए। ठीक है।
जितना ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग होगी, जितना ज़्यादा वो काउंसलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा उनके रिलेशन बेहतर होंगे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आपने हमें तफसीलन ज़रा आगाह किया कि हम किस तरह जब अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। ख़ास तौर पर हमने आज फोकस रखा कि शादी से पहले आपने किन चीज़ों पर ध्यान रखना है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर रहे। खुदा न खास्ता कोई मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है तो कम्युनिकेशन से उसको बेहतर करना है, और अगर कोई मसाइल हल नहीं हो रहे तो लाजमी तौर पर किसी प्रोफेशनल के पास जाना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट भी पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।